स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो खत्म हो गया था, माफ करना, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे ना। वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, वेक्टर क्या होता है उसके बारे में अच्छे समझ लिया था। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेक्टर के टाइप प्रकार कितने होते हैं, उसमें से भी हम लोग 8वां प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। और उसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर अलजेब्रा, मतलब वेक्टर के जो नियम होते हैं जिनसे दो वेक्टर को जोड़ा जाता है, ठीक, जिसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। और उस अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। चलिए अच्छे से नोट बनाइएगा, आज की क्लास अच्छी है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो अच्छे से पढ़िए। लास्ट टाइम क्या है, हम लोग सारे पढ़ लिए। लास्ट क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर पढ़ा था और इसका ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा था, जिसमें आई जे के हमने पढ़ लिया था, रिवीजन करा था, ठीक है। हमने सीखा था कि आई कैप, क्योंकि पढ़ना सिखाया था ना मैंने, एक लिखा हुआ रीड एज ए कैप, है ना। तो यहाँ आई कैप का मतलब हो गया एक्स एक्सिस की दिशा में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिशा होगी तो आई कैप बोलेंगे। और फिर मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पर जे कैप जब पॉजिटिव वाई एक्सिस की दिशा में हम लोग जा रहे होंगे तो जे कैप, एंड के कैप जब हम लोग पॉजिटिव जेड। फिर उसका उल्टा भी सिखा दिया था कि निगेटिव वाई पर जाएंगे तो माइनस का जे कैप, और निगेटिव एक्स पे जाएंगे तो माइनस का आई कैप, और निगेटिव जेड पे जाएंगे तो माइनस का के कैप, है ना। इतनी चीज क्लियर हो गई, ओके, ठीक है। तो ये अपन लोग ने सीख लिया था अच्छे से। फिर हमने देखो यहाँ पर एक और चीज सिखाई थी कि कैसे रीअरेंज करके अगर हमें यूनिट वेक्टर से वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। 2 बार सिखा दिया था, एक बार ऊपर सिखाया था, यहाँ पर सिखाया ना, एन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, है ना। हमें पता है यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाना। किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। और एक अच्छी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, रट जाओ इस बात को, यूनिट वेक्टर का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी नॉन वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने, ठीक है। वेरी गुड, चलो, मतलब हमें सब आता है। लास्ट क्या है, दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पोलर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका हमें शुरुआती बिंदु पता रहे, हमें ये पता हो कि ये कहां से शुरू हो रहे हैं, जिनका ओरिजिनेशन, अगर सही शब्द इस्तेमाल करें, ओरिजिनेशन पॉइंट हमेशा नोन होता है, मतलब ये कहां से स्टार्ट होंगे ये हमें पता है। इस एग्जांपल लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, जैसे अगर बल लगेगा तो किसी वस्तु पर लगेगा, है कि नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे इसके, हम कहेंगे भैया बताओ आपके किस तरफ है, लेफ्ट साइड में जो है इसके सरफेस पर फोर्स F लग रहा है। तो हमको पता है कि स्टार्ट कहां से ये हो रहा है, ठीक। दूसरी चीज हमें क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे, डिस्प्लेसमेंट पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है सर किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि हमेशा मोशन शुरू कहां से हुआ, ए से, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कहां से ड्रॉ होगा, ए टू बी। और आपको अच्छे से पता है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और मैंने अच्छे से सिखाया था ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है, ये फिक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये बोल रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर भी बढ़िया चीज है, देख लो। क्या होगी, these represent rational effect and are always along the axis of rotation। ये थोड़ा सा लगता है कि नहीं आ रहा है समझ में, इसमें ऐसा फील हो सकता है आपको, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने ये ले लिया, स्टैंड ले लिया, ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर मैंने इस वायर को इसमें एक बार लपेट, ठीक है, अब मेरी बात देखना, अब आपके सामने मैं एक्सिस वेक्टर दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि मेरी उंगली दिख रही है कि कुछ दूरी पर है ना, इस धागे से बंधी हुई है कि नहीं बंधी हुई है, तो इसका मतलब ये मेरा फिक्स पॉइंट है ना। अब अगर मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, क्या मैं सर्कुलर मोशन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कर रहा हूं ना, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा हूं। मतलब क्यों, कैसे बोल पाए, क्योंकि सर आप बराबर दूरी पर हो इस पाइप से, यानी फिक्स दूरी पर अगर हम कभी मोशन करते हैं तो अपन सर्कुलर पाथ पे ही तो फॉलो कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा, सर्कुलर मोशन वाली बात क्लियर हो गई, है ना। अच्छा जी, अब देखो, तो सर्कुलर पाथ का सेंटर का होगा, ये पाइप होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब मेरी बात सुनिए, एक्सिस क्या होगा, देखिए, तो आर ऑलवेज अलोंग द लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी आपका सर्कल बन रहा है, सर्कुलर पाथ आपका बन रहा है, ठीक है मेरे पास, ठीक है। और अब इसका एक सेंटर होगा, मैंने अभी सिखाया, मैंने दिखाया भी, सेंटर आपको दिख रहा है, ठीक। इस सेंटर से इस सर्कल, जो सर्कल बन रहा था कैसा बन रहा था, देखो ये था मेरा सर्कल कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं लाइन खींचूंगा तो क्या बनेगा मेरा, ये अगर ये हाथ रख दूं तो इसके ऊपर इस तरीके से, यानी मैं कहूंगा कौन सा प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि नहीं है। आप लोगों को ये नहीं आता है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सीख लो। देखो जब भी एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस किधर होती है हमेशा, सर ये होती है एक्स एक्सिस, यही तो होती है ना। अगर मैं ये अपना हाथ ऐसे इसके अंदर इंसर्ट कर दूं,
तो ये लाइन मेरे हाथ से चल के जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, तो ये क्या हो गया, समझ में आया। जब एक्स एक्सिस गुजरेगी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जब मैं ऐसे हाथ रख दूंगा तो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन से आ रहा है, नहीं ना, ये कौन सी है भाई, वाई एक्सिस है ना, समझ में आया, वर्टिकल प्लेन। ओके, सबको आ गया। तो अगर मैं ऐसे रखूंगा तब भी वाई एक्सिस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वर्टिकल है कि नहीं है, क्लियर हो गया ना। तो अगली बार बोलूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन तो क्लियर रहेगा, क्योंकि आगे चल के एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जिसमें पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन और हॉरिजॉन्टल, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना। तो अपन अभी जो कर रहे थे वो कौन सा, इस समय जो बना है तुम्हारे सामने, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, क्योंकि आपका एक ऐसे प्लेन रखा है उसके ऊपर देख रहे हैं, राइट। अब मेरी बात सीखिए, एक्सेल वेक्टर फटाफट सीख लीजिए तो खत्म करते हैं, कितना आसान है। कहते हैं ये जो सेंटर है इससे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, पहले परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। अब ये लाइन को कहते हैं एक्सिस और रोटेशन, क्या कहते हैं, एक्सिस और रोटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको आ रहा है। अब इस एक्सिस की डायरेक्शन किधर होगी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि डायरेक्शन के बिना वेक्टर नहीं होता, समझ में आ रहा है। अगर हम इसका एरो नहीं बनाते हैं तो हम एक्सेल वेक्टर तक तो कभी नहीं पहुंचेंगे। एक्सेल वेक्टर कैसे पहुंचेंगे, जब हमें डायरेक्शन मिल जाए। तेरा पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, जब जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी अगर चल रही है इस तरीके से तो एंटी हो गया घड़ी के विपरीत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उल्टा जब चाल कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज जब मोशन करते हैं तो एक्सियल वेक्टर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। कहां, पॉजिटिव वाई एक्सिस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आगे चल के एकदम सिंपल बताऊं, ये देखो राइट हैंड थंब ऐसे पकड़ो, घुमा दो, थंब कहां जा रहा, ऊपर है कि नहीं, खत्म, इतना टेंशन क्यों लेना, अंगूठा तो है ना, अंगूठा नहीं होगा तो तभी भूल जाएंगे, स्क्रू पकड़ लेंगे, उसका भी सोल्यूशन है। अंगूठा जिसके पास ना हो वो क्या करना, स्क्रू पकड़ लेना, ठीक, स्क्रू इसके सेंटर पे रख देना, इमेजिन करना है आपको। अब स्क्रू को आपको घुमाना है जिस तरह ये मोशन हो रहा है। अब मेरी बात सुनते हैं ना आराम से। अब जब स्क्रू घूमेगा तो मुझे बताओ, ये तो लूज हो रहा है स्क्रू, स्क्रू ढीला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब ढीला होगा किधर जाएगा स्क्रू, अरे ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो मिल गया डायरेक्शन, हमेशा काम आएगा। इसको कहते हैं स्क्रू रूल, और इसके पहले पढ़ाया मैंने राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल का क्या सिस्टम है, सेंटर पे प्लेस करो और अपने हाथ को घुमाओ जिधर आपका मोशन हो रहा है, अंगूठा हमेशा एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्रू वाला क्या होता है, स्क्रू टाइटनिंग और लूजनिंग कहते हैं लॉइस को, ठीक है। आपको क्या करना है, स्क्रू को प्लेस करना उसके टिप को हमेशा जो उसका चोकीला वाला हिस्सा होता है, और ऊपर क्या करना है, आपको क्या करना है, जिस डायरेक्शन में आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है वैसे घुमाएंगे अपन, ऐसे घुमाएंगे तो कहां जाएगा, लूज हो रहा है ना, तो लूज होगा तो वहां से आएगा। मैच किया कि नहीं किया, अब जरा इसको देखते हैं, ठीक। अगर ये रूल सही होगा तो यहाँ भी काम करेगा, ठीक। क्या हम लोग का एक्सिस क्लियर हो गया, बस एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए अपने को, ठीक। फिर से सेंटर ही रहा, तो ये रहा भाई सेंटर ही हो गया आपका। अब क्या करते हैं, सर ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे से घूम रहा है ना, स्क्रू वाला करते हैं पहले। अब ये स्क्रू कैसे करेंगे तो क्या होगा, टाइट होगा या नहीं होगा, टाइट होगा ना, तो स्क्रू का मोशन किधर होगा, नीचे, तो डायरेक्शन क्या होगी, हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। रटना है तो क्या रटोगे, एंटी में वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस और क्लॉक में नीचे, समझ में आया। लेकिन अगर समझना है, कंसेप्ट जाना है तो राइट हैंड थंब रूल जरा देखते हैं ये भी काम करता है कि नहीं करता। देखो अब मेरे को हमेशा अपने हाथ को ऐसे चलाना है जैसे मोशन हो रहा है, देखो मोशन के हिसाब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अंगूठा कहां गया, अरे ये तो नीचे चला गया। फिर तीसरा क्या था सीखा हमने, स्क्रू वाला, है ना, सेंटर पे प्लेस करेंगे, जैसे जैसे आपका जिस तरह मोशन हो रहा है उस तरह घुमाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि अब ये वाई एक्सिस बदल, मान लो कि सर्कल ऐसे बना दिया हमने, ठीक, और ये एक्सिस हो गई तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना हम लोग का, ठीक। देखो अब इस वाले केस में लेकिन हमारा जो रूल है वो हमेशा काम करेगा। मान लो ऐसे मोशन हो रहा है, ठीक। अब फिर से अपन ये क्या किया, देखो देखो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इधर आ गया तो कभी गलत होगा क्या, परफेक्ट है कि नहीं है। इसी तरीके से एक और डायग्राम बना लो, ठीक। अब इसका डायरेक्शन उल्टा कर दो, अब चेक करो, अब बताओ आंसर क्या आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है, सीखे क्या भाई मेहताब, कुछ आया नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी भी तो आए हो। चलो ठीक, बताओ एक्सियल वेक्टर ये जो लिखा हुआ है कुछ इसमें कुछ समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, सब बताया जाए, तुम बताओगे क्या सकते हो, हिंदी में बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सरल भाषा में बता दो, गलत सही की कीमत नहीं है। देखिए भाई अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान। को मतलब क्या हो गया, को मतलब कि एक लोग से ज्यादा लोग अगर साथ में चल रहे हैं तो क्या होगा भैया, कोप्लानर। प्लानर का मतलब प्लेन से बना हुआ कुछ लग रहा है, प्लेन मतलब तल होता है, तल तो जानती है, ये क्या है, ये तल ही तो है, कोई
तो मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर एक ही प्लेन में एक से ज्यादा वेक्टर हो तो कैसा वेक्टर हो जाएगा, कोप्लेनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं। तो अगर हमने इसी पूरे प्लेन के ऊपर एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी, ये हो गए कोप्लेनर, यस हो गए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, यही तो कंडीशन है। तो यहां से देखिए समझ में आता है कि दिस इज कोप्लेनर वेक्टर। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर इफ दे लाई इन सेम प्लेन, 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो कह रहे हैं अगर 3 आपके सदिश हैं एक ही तल में पाए जाएं, यानी कि एक ही प्लेन में पाए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। और कह रहे हैं कि 2 तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, क्योंकि जब भी एडिशन करोगे, जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे, तो हमेशा 2 तो बन ही जाते हैं, तो 2 तो कोप्लेनर होते ही होते हैं। 3 हमेशा नहीं हो, तो 3 अगर एक ही प्लेन में आ जाएंगे तो कहेंगे वो कोप्लेनर वेक्टर है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, एडिशन में आप लोग देखेंगे कि 99.99% 2 वेक्टर तो मिल ही जाएंगे, जो कि तभी तो ऐड करोगे। एडिशन के लिए एक से ज्यादा चाहिए ना, अकेले को ऐड कर दोगे क्या, नहीं ना, 1 + 1 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 2 वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर ऑलवेज होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सुनो मेरी बात, बहुत हल्की भाषा में बात करेंगे, डिफिकल्ट कर देंगे तो फिर मतलब क्या पढ़ने का। हम कह रहे हैं कि अगर मैं किसी के साथ जो है जुड़ना चाहता हूं, तो वो मेरे क्षेत्र में होगा तभी जुड़ेगा, कि वो आसमान में हम जमीन पे जुड़ जाएंगे। मेरी बात समझो, मैंने कुछ समझाने की कोशिश की सरल भाषा में। जमीन एक तल हो गई, आसमान एक अलग सिस्टम हो गया, है ना, तो दोनों अलग अलग है, तो वहां एडिशन तो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक एडिशन, अगर वेक्टर बोल दिया और एडिशन बोल दिया, तो अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो क्या पॉसिबल है ऐड करना, इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 2 तो इरट जाओ, 2 तो पक्का है कि भाई वो कोप्लेनर होंगे। 3 वाले में थोड़ा सा है कि भाई 2 तो रहेंगे इनिशियली, लेकिन तीसरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि थर्ड वेक्टर जो 3 वेक्टर्स आएगा, या फिर 3 से ज्यादा भी, चाहे कितने भी हो सकते हैं, अगर वो एक प्लेन में है तो वो सारे के सारे कोप्लेनर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली बात बड़ी काम आती है। तो अपने को एक्स और वाई वाला सिस्टम तो पता ही है ना। तो हम लोग 2 लाइन खींच लेंगे फटाफट, इसका स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। ठीक, देखो तो अपन कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई, वाई एक्सिस। ठीक बेटे, कोई दिक्कत यहाँ सबको आ रहा होगा, है ना। मैंने कहा एक वेक्टर ये बना दो, दूसरा वेक्टर ये बना दो, क्या ये एक ही प्लेन में है, आपको कि सर एक्स वाई प्लेन के अंदर है, सही है कि नहीं है, है कि नहीं, कोप्लेनर है कि नहीं। इसे कहते हैं तीसरा वेक्टर है, फिर कहते हैं चौथा वेक्टर है, ये सारे हैं कि नहीं, ये सारे कोप्लेनर हो गए। समझ में आया। अब मान लो, अब मैंने कह दिया ये जेड एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लगता है 3D कहां समझ में आएगा। क्लासरूम तो देख ही सकते हो ना, ये देखो, ये एक दीवार बन के निकल रही है, निकल रही है कि नहीं निकल रही है, और एक दीवार ये बन के निकल रही है, बात सही है। अब दिखाता हूं तुमको एक्स वाई प्लेन क्या होगा और वाई जेड प्लेन क्या होगा, अलग अलग कैसे होगा। मान लो ये बीच वाली लाइन क्या है, वाई एक्सिस, मान सकते हैं, मान सकते हैं ना बॉस। अच्छा, ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक, और ये क्या है, एक्स एक्सिस। क्या अपन मान सकते हैं, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई जेड। क्या तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर, आंसर इज यस, तीनों परपेंडिकुलर, काम बन गया ना। ठीक, अच्छा देखो, ये देखो, इस वाली दीवार पर कहीं पर बैठेंगे तो हमारी एक परछाई एक्स एक्सिस पड़ेगी और एक वाई पर, तो क्या हम एक्स वाई प्लेन में है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस दीवार पर बैठा हूं तो एक परछाई जेड एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर, तो क्या हम वाई जेड प्लेन में है कि नहीं है। तो अगर कोई यहां बैठा हो, कोई वहां बैठा, क्या उनको ऐड कर दोगे, दो अलग अलग प्लेन हो गए कि नहीं हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। कोप्लेनर में होने का मतलब क्या है, अपने को एक ही प्लेन में होना पड़ेगा। एक प्लेन दिख रहा है, दिख रहा है, देखो एक्स हो गया और एक्स हो गया और वाई हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर मैंने ये जेड एक्सिस यहाँ बना दी और मैंने कह दिया कोई वेक्टर जो है, अब मैंने ऐसे ऐसे डॉटेड करके, जानबूझ करके, ताकि तुम लोग को लगे ये तीसरा अलग प्लेन है, ठीक है, ऐसे करके शेड कर दिया और इसमें एक लाइन खींचने वाला हूं, कोई भी कलर यूज कर लेंगे। ये ठीक, इसमें है, आपको पता चाहिए एक्स और जेड, ये किसमें है, एक्स जेड प्लेन कहेंगे इसको, है ना। और ये कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। तो ये कभी भी कोप्लेनर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। समझ में आ गया ना, सीख गए कि नहीं सीख गए। है तो वो छोटा टॉपिक, लेकिन कभी कभी खिल जाता है। ठीक है, इमेजिनेशन स्किल होनी चाहिए कि कैसे हम इसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, कोप्लेनर हो गया ना, ये आखिरी टाइप था आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। चलो अब आगे बढ़ जाए, देखो नेक्स्ट, अब स्टार्ट होगा हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ना, ठीक। क्या कह रहे हैं, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, सब कुछ अगर आपको नहीं भी आता कुछ भी और यहां से आएगा तो भी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बाकी भूलोगे तो हम याद करवा देंगे, ये भूल जाओगे तो दिक्कत होगी, ठीक।
तो ये क्या कहते हैं, पहला जो होता है तो कहते हैं भैया बताओ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, हेडिंग डाल लो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम लोग सिर्फ 2 वेक्टर को ही जोड़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कितने वेक्टर जोड़ सकते हैं ट्रायंगल के नियम के अंदर, सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ 2 वेक्टर्स। ओके, तो यहां पर अगर 2 वेक्टर लेने, दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए। क्या नॉन जीरो मतलब उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, जीरो वेक्टर को हम लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम क्या करते हैं भैया, उनको 2 साइड से, क्या मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ो, ये थ्योरी वाली चक्कर ना पढ़ो। ठीक है, अब हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, मस्त रहेगा, उससे आप लोगों को सवाल जाएगा। ठीक है, बस आपको हेडिंग डालनी है और ये लाइन लिखनी है, बस इतना कर लो। ये लाइन लिखने में जो बताऊंगा वो लिखो बस। ठीक है, स्टेप वाइज सिखाऊंगा, एकदम आसानी से सीख जाओ। ठीक है, इसके सिर्फ वेक्टर प्लॉट पढ़ना है, उसका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका। ठीक है, इसमें 3 तरीके के नियम होते हैं। एक होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है बताओ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा क्या होता है, पॉलीगन लॉ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी जब सिखाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है, जानते ही होगे, है ना। पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, बताओ, किसी को आता है? अरे यार किसका भाई होता है ये, इसमें भी चलिए भाई फैमिली ट्री बना रखा हमने, हर चीज बना रखा है। इसमें भी सिस्टम क्या है, ये किससे निकल के आता है, स्क्वायर से निकल के आता है। किससे, स्क्वायर से विचार निकल के आता है, रेक्टेंगल से निकल के आता है। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, रेक्टेंगल स्क्वायर खुद ही उनके बीच संबंध रहता है ना। एक के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक की अपोजिट भुजाएं बराबर होती हैं, और एंगल क्या होता है, 90 होता है। फिर अब उनको क्या किया, किसी ने आया और एक मार के थप्पड़ ऐसे। ठीक है, सुनो ध्यान से, कैसे बैठे थे, बड़ी अच्छी कहानी है इसमें। ऐसे बैठे हुए थे, है ना, शांति जैसे रेक्टेंगल भाई सब बैठे हुए थे। हो आया अगर हमारा एक झापड़, ये हो गए टेढ़े। अभी टेढ़े हो गए तो ये ऐसे दिखने लगे कुछ, है ना। कनेक्शन नहीं तोड़ा इन्होंने, जो अपना संबंध है वो नहीं तोड़ा, बस गुस्सा आ गया, थोड़ा टेढ़े हो गए हैं। अब ये टेढ़े हो गए तो नया जन्म हो गया, एक नया शेप आ गया, कहते हैं पैरेललोग्राम। और उसमें क्या सीखा कि यहाँ पर भी जो अपोजिट भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है एक दूसरे के। और इसमें अंतर क्या हुआ, क्योंकि भैया मुंडी टेढ़ी होगी तो कोण भी तो बदलेगा। अब वो 90 नहीं रहा, इसलिए नया नाम देना पड़ा। इसको क्या नाम दे दिया, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, अब इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल। बस एंगल कभी भी इसमें बराबर नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा अगर इसके एंगल का सम करेंगे 360 आएगा कि नहीं आएगा, तो अपोजिट एंगल का सम 180 आएगा कि नहीं आएगा। अब यही होता है, थोड़ा सा खींच लिया हमने कंसेप्ट को, है ना। बात अभी बता दो, तुम ही से निकालूंगा, सबको आता है ये बात। अब मुझे बताओ जरा, ये 90 था, ये 90 था, ठीक भैया। अच्छा ये बताओ, ये चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। अगर एक हिलेगा तो सब हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे, जितना ऊपर हिलेगा उतना नीचे हिलेगा कि नहीं हिलेगा। मैंने क्या बोला, संबंध नहीं टूटा। तो जितना एंगल यहां बढ़ा उतना ही एंगल यहां पर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जितना एंगल यहां घटा उतना एंगल यहां घटा। गलत कह दिया कुछ, सोचो, है। तो अपोजिट एंगल सम 180 हो सकता है कभी, सोचो, आराम सोचो। अब मेरी बात सुनो, ये 90 से कम हो गया, ये भी 90 से कम हो गया। मेरी बात सुनना, सीधे बोलो सर आईक्यू टेस्ट ले रहे हो क्या मेरा, कम हो गया तो कहां से 180 हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। 90 से कम हो गया ना मुन्ना, मैंने क्या कहा, अपोजिट यानी विपरीत। विपरीत मतलब आमने सामने। ठीक, अभी सिखाया, ये बढ़ गए, ये बढ़ गए, इन दोनों का फायदा हो गया। क्योंकि देखो जब एंगल खुलता है तो फिर 90 से ज्यादा जा रहा है, और बंद होता है तो 90 से कम हो रहा है। ये सब क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में ऐसे कई जगह आपको कंसेप्ट आएंगे जहां पर आपको ऑब्जर्वेशन से कुछ गिवन डेटा आपको निकालना पड़ेगा। तो मैंने झटके से एक छोटा सा आईक्यू टेस्ट ले लिया कि जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा खट्टस पकड़ लेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, 180 कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहाँ ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो आंसर इज नो। समझ में आ गया पैरेललोग्राम कैसे बनता है। ठीक, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर। तो ऐसे भी आपके होंगे वेक्टर जो कि इस तरीके का शेप का फॉर्मेशन करेंगे, और उनको जोड़ करके कैसे हम जनरेट निकालेंगे, किसकी बात अभी हम लोग करने वाले। तो ये 2 मेन है। आगे बढ़ जाए, क्या नोट हो गया सबका। तो देखो भैया कहानी शुरू होती है अपनी। ठीक, बहुत अच्छी कहानी है। पहले स्टेप में हमने देखा 2 अदना से वेक्टर यानी कि 2 सदिश घूम रहे। मेरी बात सुनना, बहुत बढ़िया रचना है,
काम आएगी। ठीक, दो सदिश घूम रही थी, एक वेक्टर ए भाग रहा था इधर और एक वेक्टर बी इधर भाग रहा था। हम गए इन दोनों को पकड़ लिया, कहाँ चले थे। ठीक, हमने कहा कहाँ चल रहे हो, चलो। ठीक, इनको उठाया, हमने कहा एक का सर है, एक का इनके पास सर भी है और पूंछ भी है। तो हमने कहा ये दोनों की अलग अलग दिशा में जा रही है, तो कैसे पता चलेगा कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी अलग है। तो उसका तरीका क्या होता है, एंगल। दो लाइन खींचोगे, दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस निकालना है, तो एक ही तरीका है उनके बीच का एंगल। सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि इन दोनों की पूंछ को जोड़ दो, लेकिन इनकी डायरेक्शन को बदलना बिल्कुल भी मत। तो जब हमने इनकी पूंछ को जोड़ा तो क्या मिला हमको, एंगल बिटवीन द, ये होता है स्टेप नंबर 2, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। क्या निकाला हमने, इनके बीच का कोण निकाला। ठीक भैया, कोई दिक्कत। लेकिन आप कह रहे हैं भैया आपको जाने दो, एंगल वेंगल निकाल लो, छोड़ दो, छोड़ दिया हमने, फिर भागने लगे। तुमने कहा फिर पकड़ो इनको, क्योंकि इनको जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना। तो स्टेप 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले वाले एक, किसी एक को पहले मानो बेस। क्या मानो, आधार। आधार मतलब बेस हो गया, बेस होगी तभी तो बिल्डिंग खड़ी होगी ना। ठीक है, तो हमने ए को मान लिया, या आपके ऊपर आप इसको भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ए को हमने मान लिया बेस। क्या मान लिया, बेस। रूल बस इतना सा कहता है कि डायरेक्शन को जिनको छेड़ना मत, जैसे जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में उठा करके इसके सर पर इसकी पूंछ को रख दो। क्या बोला मैंने, बी की पूंछ को उठाओ और ए की सर पे रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब आसान है। तो रखेंगे तो यही तो बनेगा, कुछ और बन जाएगा, यही तो बनेगा ना बेटे। ठीक, तो हमने मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई में सिखाया था, दोबारा बता दे रहा हूं। इसकी लंबाई क्या रिप्रेजेंट करती है, बी का मान, और द एरो क्या है, जो आपका डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो अभी आप क्लियर हो रहा हो कि इन दोनों का कुछ मान हो सकता है। ठीक, फिर आखिरी रूल कहता है कि इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा भैया, वो होगा जो ए की पूंछ को आप जोड़ दो किससे, बी के, जो भी लंबाई आएगी वही लंबाई उसका मान हो जाएगा, और दिशा रिजल्टेंट आपको एरो दिखाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं भैया क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। आसान है कि नहीं है ना, क्लियर है कि नहीं, स्टेप्स क्लियर हो गए। अपन इसको फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया रिजल्टेंट। लेकिन फिर भी अब प्रूफ करो सर आर का मान क्या। अब गणित लाते हैं थोड़ी सी। अब तो हो गया, थोड़ी कहानी अच्छी लगी होगी, लेकिन कहानी घर घर खत्म होती है कभी ना कभी। तो अब शुरू करते हैं थोड़ा गणित। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा ये अगर थीटा, ठीक, कोई दिक्कत, थीटा है ना, तो दो रेखाएं अगर हैं, देखना ध्यान से सीखो। अगर मैंने इस रेखा को उठा करके या तो ये समांतर रेखा बना दूं या इसको खसका करके आगे कर दूं, जैसा कि अभी दिख रहा होगा तुमको, तो इसका मतलब है जो कोण यहां बन रहा था इसी कहते करेस्पॉन्डिंग है। वही कोण यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, गलत है क्या कुछ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको आगे खींच दूं तो मुझे जो एंगल बनेगा वो बनेगा कि नहीं बनेगा। थोड़ा पाइथागोरस के पास जाएंगे आराम आराम से। ठीक है, मैंने कहा यहां से एक परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत बनाओ, ठीक, और इसको भी आगे की तरफ खींच दो, तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और जो इंटरसेक्शन होगा 90 डिग्री पर होगा कि नहीं होगा भैया, होगा ना, 90 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या ये एंगल हमें पता रहेगा थीटा, नेमिंग आपके ऊपर छोड़ देंगे। चलो इसको O बना देते हैं, इसको A बना देते हैं, इसको M बना देते हैं, और यहाँ पर ये आपका B हो गया। ठीक है भैया, ट्रायंगल बना दिए हमने, काम आएंगे। यहाँ एंगल कितना ले लिया हमने, अल्फा। क्या ले लिया, क्या दो ट्रायंगल हमें दिखने लगे, एक ट्रायंगल ये वाला, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक बड़ा वाला। क्या OAOMB एक बड़ा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 है, तो पाइथागोरस का नियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। क्लियर है कि नहीं है। ओके, एक छोटू सा ट्रायंगल हो गया जिसका एंगल थीटा है, थीटा के सामने 90 है, जिसका मतलब ये छोटू सा ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस का नियम यहाँ पर भी काम करेगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ से सीखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ऐसे स्टार बना करके जो मैं लिखवा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ो। रिजोल्यूशन ऑफ, ये मैं रेजोल्यूशन यही पढ़ाता हूं जानबूझ करके, जबकि मैं चाहूं तो आराम से am की वैल्यू cos के कंपोनेंट के फॉर्म में निकाल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक तीर से दो निशाने हो जाए, टाइम बचेगा। ठीक, चलो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी सीखेंगे और पाइथागोरस के नियम से भी मैं प्रूव करूंगा कि आएगा आंसर सेम ही। ठीक, चलो देखो रिजोल्यूशन क्या सिखाता है। अगर कोई भी वेक्टर है, क्या बोला मैंने, कोई भी वेक्टर, मैंने वेक्टर बी क्यों लिया जानबूझकर, मुझे काम आएगा अभी। ठीक है, वेक्टर बी है, अगर एक्स एक्सिस से कोई एंगल बन, क्या एक्स एक्सिस बन रहा है कि नहीं बन रहा, सही है कि नहीं है,
ठीक ना बेटा। मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस ना हो, कोई भी रेखा हो, रेफरेंस लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जिससे अपन कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर इस एंगल को बंद करोगे, क्या बोला मैंने, एंगल को बंद करोगे और ऊपर से टॉस दिखाओगे तो इसकी शैडो यहाँ गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अब सुनना ध्यान से, जब आप इसको बंद करोगे तो जो ये लेंथ बनेगी इसकी वैल्यू होगी बी कॉस, क्या होगी? बी कॉस थीटा। हमेशा याद रखना, परफेक्ट बता दूं, ठीक। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, क्या परपेंडिकुलर, याद रखना वहीं से आनी चाहिए जहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक। अब इधर से टॉस दिखाओगे तो इसकी शैडो कहां गिरेगी? यहां गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अब इस पॉइंट की जो मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस एंगल को ओपन करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? साइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? बी साइन। समझ में आया? और बाद में इसको कहते हैं पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। दूसरा तरीका क्या है? along the axis component and perpendicular to the axis component। ऐसा अंग्रेजी में बहुत चीज जगह लिखा रहेगा, लेकिन डरने कोई बात नहीं है। याद रखो, एंगल को बंद किया कॉस मिलेगा, एंगल को खोला तो साइन। अब देखो यहीं से थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने कहा इस बी का जो एंगल है वो ऊपर से थीटा बनेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हम आंसर तब भी निकालेंगे, ठीक, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में देखा गया है। बच्चों को सिर्फ रट्टाफिकेशन की वजह से क्या होता है कि रट के जाते हैं। अगर अपना रट्टाफिकेशन मैच कर गया तो खुबाएंगे नंबर, नहीं मैच किया तो रो जाएंगे। तो रोना नहीं है एग्जाम, ठीक। हमने क्या सिखाया? एक्स एक्सिस से बताया ना। अच्छा बताओ, एक्स और वाई में कितना एंगल होता है भैया? 90 होता है ना। देखना आंसर वही आएगा, तो बचेगा क्या भैया? 90 माइनस थीटा। तो ये करोगे तो बी कॉस 90 माइनस थीटा आएगा। मैंने यही तो सिखाया, एंगल को बंद करोगे तो क्या आएगा भैया? कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा है कि नहीं है? चलो देख, बी साइन थीटा आया कि नहीं आया? यहाँ पर घूम फिर के वहीं पूछोगे। और फिर इधर क्या आएगा? फिर से ये आएगा बी कॉस। कोई दिक्कत? अरे बी साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा। अब मैं कहता हूँ इतना टेंशन क्यों लिए? इतना तुमने टेंशन क्यों लिया? मैं तुम्हें यही से तुम्हारा डर निकाल रहा हूँ कि तुम थीटा के पीछे भागो, ना कि एक्स एक्सिस के पीछे भागो। मैंने क्या बोला? थीटा के पीछे भागो, ना कि एक्स एक्सिस के। थीटा के पीछे भागो, फायदा क्या होगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। ना हमको 90 माइनस थीटा फॉर्मूला याद करना पड़ा, ना हमको टेंशन लेनी पड़ी। बस इतना याद था कि बंद करेंगे तो कॉस, खोलेंगे तो सीख गए ना। आया कि नहीं आया? ऐसे खोलोगे फिर से बी साइन थीटा और बंद करोगे तो बी कॉस थीटा। मिला कि नहीं मिला? क्या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीख गए हम लोग? सीख गए? जरा चेक करते हैं सीखा कितना। ये रहा बी, ये रहा थीटा, ये रही तुम्हारी रेफरेंस लाइन। मैं एक्स एक्सिस नहीं बोलूंगा, क्यों? रेफरेंस लाइन बोलूंगा तो कुछ भी रहेगा, तुम डरोगे, ठीक। एक्स रटना नहीं है। तो भैया ये है, तो अगर इसकी परछाई कर रही, कहां गिर रही है? पे गिर रही है कि नहीं गिर रही है? तो इसका अगर इसको बंद करेंगे तो क्या मिलेगा? एम की वैल्यू कितनी आएगी? अरे ये तो आ गया है ना। आया कि नहीं आया? ठीक है भैया, सबको आ रहा है पीछे? भैया बड़े भाई आ रहा है। अब यहां से, अब सर तो भाई एक्सिस ही नहीं है, तो मैंने क्या कहा? बना लेना, बना लेना। ऐसे बनाओगे तो परपेंडिकुलर लाइन क्या इसके बराबर आएगी कि नहीं आएगी? अरे भाई ये भी तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है कि नहीं है? नहीं बच रहा जिसको तो बताओ। आ रहा भैया तुमको? जमाई ले रही है आगे बैठी, देखो कहीं सो ना जाना तुम। तो देखो ये डिफरेंस लाइन बना लेती, कोई बात नहीं, ये वाई एक्सिस हो गई। अब दिख रहा होगा ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल। तो अगर इसकी परछाई जस्ट इसके सामने यहां गिर रही है तो ये बन जाएगा बी साइन थीटा, तो ये भी बन जाएगा बी साइन थीटा। तो क्या एमबी की वैल्यू बी साइन थीटा लिख दो क्या? ठीक है, ये हमने प्रूव किया बाय यूजिंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक, अब ये आगे मुझे पढ़ाना पड़ता है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया। अब लेकिन पाइथागोरस भी है, पाइथागोरस को भी करना पड़ेगा ना, नाराज जाओगे तुम लोग। ये है हमारा फिंगर। ठीक, अब ठीक है, तो हमें मिल गया एमबी की वैल्यू बी साइन थीटा और एएम की वैल्यू बी कॉस थीटा। लेकिन अभी पाइथागोरस बचा, अब उससे प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो जरा एक ट्रायंगल बना लो भैया। ये छोटू सा ट्रायंगल बना लिया हमने, इसका नाम हो गया ए एम बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया थीटा, थीटा के सामने एक साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपो। इसकी वैल्यू कितनी है? बी के बराबर। अरे सिखाया तो था, जो लेंथ होती है वेक्टर की वही उसका मान होता है। तो ये बी वेक्टर है तो उसका मान बी है कि नहीं भैया? ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे सिखाओ जरा cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है? am और हाइपो कितना है? b। अरे am बराबर भी तो वही आ गया। अरे तो फिर से आ गया, चीटिंग चल रही। क्यों? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो हमें दोनों चीज आती है कि नहीं आती है? हम कहीं फंसेंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। पाइथागोरस भी याद रखो, रेजोल्यूशन भी याद रखो। जो तुम्हें स्पीड दे, याद रखना। मैं इतना क्यों सिखा रहा हूं? ताकि स्पीड तुम्हारी इतनी हो कि जब तुम्हें निकलना हो, जो सा रास्ता सही लगे निकल जाओ। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब मैं प्रूफ कर देता हूं इसको, बी साइन थीटा को प्रूफ कर देता हूं।
फिर से ट्रायंगल पकड़ लो, यही वाला पकड़ लो, है ना। अब क्या करोगे भैया, हमें ये निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है भैया, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंबवत बटे हाइपोटेनस। ठीक, तो वो कितना है भैया, एमबी। एमबी अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा, बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया, एमबी बराबर बी साइन थीटा। आया कि नहीं आया, मेरा भी आया था कि नहीं आया था, आया था। क्या सीख गए, 2 टॉपिक हो गए हमारे। ठीक है, ये हो गया, अभी तो शुरू किया है, अभी तो पूरा प्रूफ करना। ठीक, चलो आगे बढ़े, नोट बना लो करो। ठीक है, देखो ये इतना हमने आपको सिखा दिया। कहां तक सिखा दिया था, क्या मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, मैंने आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिखा था ना, तो मैंने ये लिखा था, मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ भी। ठीक है ना भैया, अरे नाम से लिख लेना, तुम नाराज ना हो यार, इसको जोड़ोगे तो वो भी तो आएगा, मेरा भी वो भी ही आएगा। ठीक है, चलो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, अब हम लोग उसको जोड़ना कैसे चाहते हैं, देखो ध्यान से। क्या हम लोग ने ये अच्छे से कर लिया था, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया था हम लोग का। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं यहीं शुरू करूंगा। क्या ये मेरा b cos थीटा आया था, क्या मेरा ये b sin थीटा आया था, क्या ये हाइपोटेनस है या नहीं है। तो बच्चे ये बताओ, अगर इसको ON को लेंगे तो ON क्या आएगा, a प्लस बी cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा। इसकी पूरी लंबाई कितनी आएगी ON की, a प्लस बी cos थीटा, ये बेस हो गया। और ये क्या है, b sin थीटा, ये भी हमारा हो गया परपेंडिकुलर। भाई हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस का सिंपल नियम जो होता है, सबसे बड़ी भुजा को निकालना है तो h बराबर अंडर रूट के अंदर लंबवत का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इतना ही तो करना है, हम लोग खुद से कर लेंगे यार, यही कर लें, यहाँ नहीं करेंगे, इधर एक जगह। देखो तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, देख लो भाई, यहाँ ट्रायंगल कहाँ गया, ये, हाँ, तो ये हम लोग निकाल लिया था। ये क्या हो जाएगा, ओ एम, मेरा एम है ना, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ एम बी। ठीक है, देखो मिलाओ, ओ एम बी। ठीक, मैं लिखूंगा ओ एम इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए एम, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है बेटे, ठीक है, वेरी गुड, है ना। और हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड ओ बी। तो यहां लिखूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक बेटे, OB इज इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, MB स्क्वायर प्लस OM। OM हाँ MB लिख दिया बेटे, BM बोलो या MB बोलो, यहाँ से 90 का रेफरेंस लेते हैं, तो MB ले लिया। ठीक, और OM ले लिया, दोनों आकर के 90 पे खत्म हो। ठीक, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको याद नहीं हो उसको ऐसे ही याद होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था तो पाई था भाई साहब ने ये सब सिखाया, है ना, ये हमने रेफरेंस बता दिया। ठीक, चलो तो क्या वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू तो निकाली हुई है ना हम लोग ने। MB कितना था, b sin थीटा, तो b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना जाएगा, a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा बच्चे, अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। गलत किया मैंने, अभी पीछे आ रहा है। ठीक है भैया, तो ये देखो b cos थीटा, तो b स्क्वायर किया तो b cos थीटा होल स्क्वायर करो तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसको साथ में लिख सकते हैं क्या, लिख लेते हैं, तो क्या जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर को आगे लिख दो प्लस b स्क्वायर कॉमन ले ले, देखो इसमें भी है, बचेगा क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस जो कि होता है 1, है ना, याद है, जो क्या होता है 1 प्लस 2ab, जो फॉर्मूला बन के आया वो कितना आया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos। क्या भाई, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट। तो तुम्हें निकालना है, तुम्हारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो उसका रिजल्टेंट हमेशा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होगा। यहाँ जो थीटा है वो जो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। ठीक है, ये लिख लो, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। ठीक है, लिख लो, भूल जाते हैं बाद में कभी कभी। ठीक, अभी भी एक चीज रह गई है, दैट इज
ये अल्फा कितना होगा, मतलब रिजल्टेंट का आधार के साथ कितना एंगल बना, यानी कि बेस के साथ कितना एंगल बना। ठीक है, ये आपका रह गया है, तो वी विल डिस्कस। ये नोट कर लो, इतना आया कि नहीं आया सबको, यहां तक कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़े, चलो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अभी देख लो टाइम। आप सिखा देते हैं तुम लोग को एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग को ये तो आता है ना, ये तो मैंने ही सिखाया यार, आता तो होगा ही, बेसिक में ही सिखाया था। क्या सिखाया था? tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा? tan अल्फा फॉर रिजल्टेंट इन ट्रायंगल जो हमारा OMB के रेफरेंस में, तो M पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है और O पर अल्फा बन रहा था, है ना। और अल्फा के सामने की भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? B sin थीटा। बेस कितना है? A प्लस B cos। लो भैया, ये हो गया। अल्फा निकालना है तो tan को उधर भेज दोगे, tan इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, हमने फाइनल एंगल भी निकाल लिया कि रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर जो समझ नहीं आ रहा है तो देखो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, तो हमें tan की अलग अलग एंगल पर वैल्यूज पता है कि नहीं पता है? मान लो अगर ये बना गया तो अल्फा कितना हुआ होगा कि बनाएगा? 45। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे निकालते हैं, तो ये बहुत सिंपल आता है अगर इसमें आएगा। ठीक है, डन। चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बाद पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।